हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात कर रहे थे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो भी हमने कल पढ़ा है एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास कल हमने बात की थी प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग हम क्यों कराते हैं। हमने डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट को प्राप्त करने के लिए, डिजीज रेजिस्टेंस जो नस्ल है उसे प्राप्त करने के लिए हमने क्या कराई थी, प्लांट ब्रीडिंग कराई थी। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी, म्यूटेशन की बात की थी, और जो लास्ट टाइप का हमारे पास आया था वो आया था ब्रीडिंग विद वाइल्ड वेराइटी। यानी कि इसके बाद हमने क्या देखा, हमारे पास कुछ वैरायटी आई है। हाइब्रिडाइजेशन को आपको क्या बताया गया था, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी संकरण होगा। संकरण क्या होता है, दो स्पीशीज के कैरेक्टर्स की जो मिक्सिंग होती है उसे हमने हाइब्रिडाइजेशन कहा था। तो हाइब्रिडाइजेशन में थ्रो जो कुछ क्रॉप होती हैं, क्रॉप की कुछ वैरायटी हमें देखने को मिली थी, जिसमें कि सबसे पहले आपने वीट की वैरायटी देखी थी। इसमें सबसे पहले वीट की वैरायटी देखी थी, और वीट की कौन सी वैरायटी देखी, हिमगिरी देखी थी, जो किसके लिए रेजिस्टेंस थी, जो लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट था उसके लिए ये जो वैरायटी थी वो इसके लिए रेजिस्टेंस थी। नेक्स्ट हमने ब्रासिका देखा था, जिसकी जो वैरायटी थी वो पूसा स्वर्णिम थी, जो व्हाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंस थी। जो थर्ड हमने देखा वो देखा कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर की दो वैरायटी हमारे पास आई, पूसा सुब्रा और पूसा स्नोबॉल K1। तो इसमें क्या था, ये किस चीज के लिए रेजिस्टेंस थी, ये ब्लैक रॉड एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉड के लिए क्या थी, रेजिस्टेंस थी। नेक्स्ट हमने देखा जो काउपी था, काउपी की जो वैरायटी थी वो पूसा कोमल के लिए, जो इसकी काउपी की जो वैरायटी है उसका क्या नाम है, पूसा कोमल है। और इसमें जो डिजीज का नाम है वो क्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट है। बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए जो वैरायटी थी वो रेजिस्टेंस थी। नेक्स्ट हमारे पास जो चिली आया था, चिली की जो वैरायटी थी उसका क्या नाम था, पूसा सदाबहार। और यहाँ पे ये किस चीज के लिए, यानी कि इस पे कौन सा रोग नहीं लग रहा था, वो था चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये जो टेबल आपने कल पढ़ ली थी, और ये टेबल हमें कैसे मिली, यानी कि ये जो वैरायटी थी, जो वीट की वैरायटी आपको मिली, ब्रासिका की वैरायटी मिली, कॉलीफ्लावर, काउपी और चिली की जो वैरायटी हमें मिली, कैसे मिली, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मिली। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशन के थ्रू क्या हुआ, म्यूटेशन के थ्रू भी हमने जो प्लांट जो डिजीज रेजिस्टेंस जो वैरायटी थी वो हमने प्राप्त की थी। तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें जो हमारा एग्जाम्पल आया था वो आपने भिंडी का भी उसमें एग्जाम्पल देखा था, मूंग बीन का आपने एग्जाम्पल देखा था। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अगर मूंग बीन को देखे तो मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस, यानी जो मूंग पिंक है वो किसके लिए रेजिस्टेंस थी, वो येलो मोज़ेक वायरस के लिए थी, और पाउडरी माइल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंस थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मूंग बीन में क्या कराया गया, मूंग बीन में जो म्यूटेशन कराया गया। म्यूटेशन कैसे हुआ, जब यूवी रेडिएशन उस पर डाली गई तो उसमें कुछ चेंजेस हुए। जब चेंजेस हुए तो उसमें कुछ नए कैरेक्टर्स आए, और उन्हीं कैरेक्टर के थ्रू ये जो डिजीज थी जो पहले इस पे लग रही थी, यानी येलो मोज़ेक वायरस, तो और पाउडरी माइल्ड्यू जो उस पे लग रहा था, वो बाद में क्या हुआ, वो उसी डिजीज के लिए रेजिस्टेंस हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस, यानी अब आप भिंडी के बारे में पढ़ रहे हो कि भिंडी पे भी एक बीमारी लग रही थी, यानी कि येलो मोज़ेक वायरस लग रहा था। तो भिंडी ने क्या किया, ये थर्ड टाइप का हमारे पास आता है, तो भिंडी ने क्या किया, जो वाइल्ड वैरायटी थी भिंडी की उससे उसने क्या कर दी, क्रॉस कर दिया, यानी उनके बीच में क्या हुई, ब्रीडिंग हुई, और एक नई वैरायटी देखने को मिली जो क्या थी, प्रभानी क्रांति थी। तो प्रभानी क्रांति में क्या हो रहा था, ये जो येलो मोज़ेक वायरस नाम की जो डिजीज थी ये नहीं लग रहा था। तो ये किसके थ्रू आया, सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखा। नेक्स्ट हमने किसके बेसिस पे देखा, म्यूटेशन के बेसिस पे देखा कि म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन का जो एग्जाम्पल हमारे पास आया वो मूंग बीन का आया। नेक्स्ट हमने देखा कि जो ब्रीडिंग हो रही है वाइल्ड वैरायटी से, यानी कि जो वाइल्ड जो जंगली वैरायटी है, जंगली वैरायटी का जब क्रॉस हो रहा है तो उसके बाद एक नई ब्रीड, हमें नई नस्ल देखने को मिल रही है। तो नई नस्ल में क्या था, जो रोगों से लड़ने की क्षमता थी, यानी कि वो डिजीज रेजिस्टेंस थी।
तो ये कौन सा है, ये थर्ड टाइप का है, यानी यहाँ पे जो एग्जाम्पल देखेंगे आप, यहाँ पे भिंडी का एग्जाम्पल हमने देखा था। नेक्स्ट जो हमारे पास आया, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, यानी कि अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे, वो डिजीज के बारे में जो कि माइक्रोब्स के थ्रू कॉज हो रही थी। माइक्रोब्स यानी जो वैसे माइक्रोब जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, यानी कि हम नॉर्मली अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं, यानी कि वो सूक्ष्म जीव जिन्हें माइक्रोब्स के थ्रू हम देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट पेस्ट की, यानी ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। तो अब आप पढ़ेंगे, क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रक्टेड बाय इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑन लार्ज स्केल, यानी कि जो इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखते हैं फसलों पे क्या आती है, कीड़े लग जाते हैं और जो पूरी फसल होती है वो खराब हो जाती है। टू प्रिवेंट दिस लॉस, न्यू वेराइटीज रेजिस्टेंस टू देम आर डेवलप्ड, यानी कि अब क्या हुआ, इन जो इंसेक्ट थे, जो पेस्ट थे, इनसे बचाने के लिए नई वैरायटी को डेवलप किया गया था। तो आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे जो स्टेप्स हैं जो नई वैरायटी को डेवलप कराने के लिए हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कि हमने पढ़ा है कि सिलेक्शन ऑफ जीनोम विद डिजीज रेजिस्टेंस ट्रेट, यानी कि हम ऐसा जीनोम सेलेक्ट करेंगे, हम ऐसा प्लांट सेलेक्ट करेंगे, ऐसा सेट ऑफ जीन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो डिजीज रेजिस्टेंस है, यानी कि जिसमें बीमारियां नहीं लग रही हैं, जिसे पेस्ट और इंसेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, जर्म प्लास्ट कलेक्शन किया। जर्म प्लास्ट कलेक्शन को हमने क्या देखा था कि हमने जो भी वैरायटी है, जो भी क्रॉप है, क्रॉप की हमने सारी वैरायटी को कलेक्ट किया। उन सारी वैरायटी को कलेक्ट किया, यानी कि जितने भी उसके एलील थे, जितने भी उसका जो जेनेटिक मैटर था, वो सारा कलेक्ट किया, जिसे हमने जर्म प्लास्ट कलेक्शन कहा। अब वो किस बेसिस पे किया कि जो डिजीज रेजिस्टेंस हो, यानी कि जिस पे बीमारियां नहीं लग रही है, जिसे पेस्ट और जो इंसेक्ट हैं वो उसे इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा मेटिंग ऑफ द सेलेक्टेड पेरेंट्स, यानी कि अब क्या क्या आपने पेरेंट्स को सेलेक्ट किया। कैसे पेरेंट को आप सेलेक्ट करेंगे, जो डिजीज रेजिस्टेंस होंगे, यानी कि आपने क्रॉप सेलेक्ट की और ऐसी क्रॉप सेलेक्ट की कि जिसमें क्या होगा, जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे, यानी वैसे कैरेक्टर जो हमें चाहिए। और हमें कौन से कैरेक्टर चाहिए कि हमें क्रॉप में ऐसे कैरेक्टर चाहिए कि जो इंसेक्ट और पेस्ट से इफेक्ट ना हो, यानी कि वो इंसेक्ट और पेस्ट के द्वारा खराब ना हो। तो आपने फिर क्या किया, पेरेंट को सेलेक्ट किया, दो जनकों को आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने क्या किया, जब उनका क्रॉस कराया गया तो आपके पास फिर F1 जनरेशन यानी नई पीढ़ी आई। जब नई पीढ़ी आई तो आपने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर हाइब्रिड्स। अब हाइब्रिड्स क्या है, हाइब्रिड्स जो F1 जनरेशन में आपको प्राप्त हुए वही हाइब्रिड्स हैं। हाइब्रिड्स क्यों है, क्योंकि वो दो जनकों के मेटिंग से आपको मिले हैं। जैसे कि हमने क्या कहा, हमने कहा कोई प्लांट A है और उसका जो क्रॉस है हमने B से करा दिया, और जो हमारे पास नया आया वो C है। तो C क्या है, C हाइब्रिड्स है यहाँ पे, क्योंकि उसमें A के भी गुण है और उसमें B के भी गुण है, यानी कि यहाँ पे गुणों की जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी मिक्सिंग हो रही है। तो C क्या है, C यहाँ पे हाइब्रिड्स है। तो अब हमने सुपीरियर हाइब्रिड्स को सेलेक्ट करना है। सुपीरियर हाइब्रिड मीन्स कि जिसमें क्या हम देखेंगे कि जिसमें जो इंसेक्ट का भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पेस्ट्स का भी उसमें, जो पेस्ट होते हैं पेस्ट का भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट आपने देखा टेस्टिंग ऑफ द हाइब्रिड फॉर सुपीरियर वैरायटी। अब फिर से उसे क्या कर दिया, जो हाइब्रिड था उसे टेस्ट किया गया और लास्ट में क्या हुआ, उसे रिलीज कर दिया गया, यानी कि उसे एज अ न्यू वैरायटी उसे रिलीज कर दिया गया। तो ये जो सारे ही जो पॉइंट्स हैं, ये सारे ही पॉइंट्स सेम हैं ब्रीडिंग में, कि सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं किसका, पेरेंट का। सबसे पहले हमने कलेक्शन किया, कलेक्शन करके फिर हमने उसमें पेरेंट्स का सिलेक्शन किया। किस बेसिस पे किया, सुपीरियर कैरेक्टर के बेसिस पे किया। उनका क्रॉस कराया गया और F1 जनरेशन यानी पहली पीढ़ी में आपको बहुत सारे आपको जो नए इंडिविजुअल देखने को मिले। उसके बाद उनमें से जो भी सुपीरियर हाइब्रिड्स होगा उसे सेलेक्ट किया, उसकी टेस्टिंग की और उसे रिलीज कर दिया गया। तो ये जो जितने भी आपको पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं वो आप अपनी कॉपी में इसे नोट करेंगे। तो आपके पास एक टेबल दी गई है जिसमें आपको क्रॉप के नाम बताए गए हैं, यानी कुछ क्रॉप्स के आपको नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट आपको उस क्रॉप की वैरायटी दी गई है।
अब आपको ये बताया गया है कि ये जो वैरायटी है ये किस इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस है, यानी इंसेक्ट जो पेस्ट होते हैं इनका इस वैरायटी पे कोई भी असर नहीं होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो आती है ब्रासिका, यानी रेपसीड मस्टर्ड जो होता है उसकी जो वैरायटी होती है वो है पूसा गौरव। अब जो पूसा गौरव है उस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, एफिड्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी एफिड्स के लिए ये क्या है, रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट आपके पास आता है फ्लैट बीन। तो फ्लैट बीन की दो वैरायटी हमें देखने को मिलती हैं, पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3, यानी ये दोनों वैरायटी किसकी हैं, फ्लैट बीन की हैं। तो ये किसके लिए रेजिस्टेंस होगा, यानी किससे ये प्रभावित नहीं होगा। आप एफिड्स देखेंगे, यहाँ पे आप फ्रूट बोरर देखेंगे, जैसिड्स देखेंगे, तो ये जो इंसेक्ट पेस्ट है इनके प्रति ये क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, यानी इनका इस वैरायटी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ओकरा यानी भिंडी। जो भिंडी की जो वैरायटी है वो है पूसा स्वर्णिम और पूसा A4। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये किसके लिए रेजिस्टेंस होगा, ये शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो टेबल है ये भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा कि आपके पास क्रॉप की कुछ वैरायटी दी गई हैं और आपको क्या करना है, याद रखना है कि कौन कौन सी क्रॉप की कौन कौन सी वैरायटी आपके पास आई हैं। और साथ ही ये भी याद रखना है कि किस इंसेक्ट पेस्ट के लिए ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो आपके पास 3 वैरायटी आई हैं, ब्रासिका, फ्लैट बीन एंड ओकरा। इन तीनों के आपको वैरायटी का जो नाम है वो याद रखना है। जैसे ब्रासिका की जो वैरायटी है पूसा गौरव है, फ्लैट बीन के आपके पास 2 वैरायटी दी गई है, पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3। ओकरा की आपके पास जो वैरायटी दी गई है वो है पूसा स्वानी और पूसा A4। और साथ ही आपने इनके नाम भी याद रखने कि कौन से इंसेक्ट पेस्ट के लिए ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहला जो ब्रासिका की जो वैरायटी है पूसा गौरव वो किसके लिए रेजिस्टेंस है, वो एफिड्स के लिए रेजिस्टेंस है। सेकंड फ्लैट बीन की जो वैरायटी है पूसा सेम 2 पूसा सेम 3 वो किसके लिए रेजिस्टेंस है, वो जैसिड्स के लिए है, एफिड्स के लिए है, और जो फ्रूट बोरर होते हैं उसके लिए रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट आप देखेंगे ओकरा की जो वैरायटी है पूसा स्वानी और पूसा A4 वो किसके लिए रेजिस्टेंस है, वो शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंस है। तो इससे पहले आपने जो देखा था कि जो माइक्रोब्स से होने वाले जो डिजीज थे उनके लिए क्रॉप की कौन सी वैरायटी क्या थी, किस डिजीज के लिए रेजिस्टेंस थी। तो ये जो टेबल है या टेबल आपकी बुक में भी दी गई है, इसलिए आपको क्या करना है, ये टेबल पूरी लर्न करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो एक नया टॉपिक है, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। अब सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सिंगल सेल प्रोटीन इज अ अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। यानी कि ये क्या है, एक अल्टरनेट सोर्स है, यानी प्रोटीन का एक सोर्स है जिसमें क्या होते हैं, सर माइक्रोब्स आर ग्रोन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइक्रोब्स को ग्रो कराया जा रहा है प्रोटीन को कंज्यूम करने के लिए। यहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो एज अ प्रोटीन सोर्स की यूज किए जाते हैं, यानी माइक्रोब से क्या होगा, प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा। तो जो भी माइक्रोब्स अब देखेंगे, यहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स आर ग्रोन, जो माइक्रोब्स जिन भी माइक्रोब्स को यहाँ पे ग्रो कराया जा रहा है वो कैसे होते हैं, वो प्रोटीन रिच होते हैं, यानी उनमें जो प्रोटीन का जो हाई अमाउंट होता है। तो जैसे कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मीट को कंज्यूम करते हैं, क्यों कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन को लेने के लिए। प्रोटीन के कंजम्पशन के लिए क्या होता है, हम मीट का यूज़ करते हैं अपने फूड में। तो ऐसे ऐसे जो माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि जिनकी कम क्वांटिटी में जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो बहुत हाई अमाउंट होता है। तो इसीलिए क्या होता है, माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है कि जिससे कि थोड़ी सी मात्रा में ही क्या हो, ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा हमें प्राप्त हो सके। तो आप देखेंगे कि जो माइक्रोब्स लाइक स्पाइरुलिना कैन बी ग्रोन इजली ऑन मटेरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट having
स्टार्च। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है उन्हें ऐसे जो वेस्ट वाटर पे आप ग्रो करा सकते हो, यानी कि इसके लिए जो फ्रेश वाटर है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए वेस्ट वाटर ही क्या होता है, यूज़ होता है। जैसे कि जो पोटैटो की जो प्रोसेसिंग से होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें स्टार्च भी प्रेजेंट होता है, molasses, animals, manures and even sewage to produce large quantities and can survive as food rich in protein, minerals, fat, carbohydrate and vitamin। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइक्रोब्स को ग्रो कराया जा रहा है क्योंकि उन माइक्रोब्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। अब जब माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है तो ये जो माइक्रोब्स ग्रो कराए जाते हैं ये वेस्ट वाटर में ही, वेस्ट वाटर का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे फ्रेश वाटर का यूज़ नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक यहाँ पे जो सीवेज होता है, सीवेज का भी यूज़ किया जाता है इन जो माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए। तो नेक्स्ट आप देखेंगे जो मेथाइलोफाइलस है, तो मेथाइलोफाइलस की बहुत कम मात्रा में ही जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है। यानी कि जो मेथाइलोफाइलस है, मेथाइलोफाइलस की बहुत कम मात्रा में हमें बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं कि जो क्या है, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये माइक्रोब्स क्या हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा हमें देखने को मिलती है। तो इन्हीं जो माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है, किसके लिए, अधिक मात्रा में प्रोटीन को कंज्यूम करने के लिए, जिसमें जो क्लोरेला होता है उसे आप क्या कहते हो, उसे आप स्पेस एल्गी भी कहते हो, उसे आप स्पेस एल्गी भी कहते हो। स्पाइरुलिना होता है जिसे आप क्या कहते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हो। तो ये जो सारे जो पॉइंट्स है इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें ग्रो कराया जाता है, किस लिए, प्रोटीन को कंज्यूम करने के लिए। जो तो मिथाइलोफाइलस का जब हमने एग्जांपल देखा था तो यहाँ पे क्या होता है, आप देखेंगे कि जो 2250 ग्राम मिथाइलोफाइलस में आपको कितना प्रोटीन देखने को मिलेगा 25 टन। यानी 250 ग्राम में आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है, 25 टन देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोब्स के कितने कम अमाउंट में आपको कितना सारा जो प्रोटीन है, आप कितना सारा प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर में आप देखेंगे तो टिश्यू कल्चर को सबसे पहले हम देखते हैं कि टिश्यू कल्चर में क्या होता है। ये पढ़ने से पहले अब आप एक इमेज को देखेंगे और यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर में जैसे कि आपने कोई भी प्लांट है और आपको एग्जैक्ट उसी प्लांट जैसे सारे प्लांट ग्रो कराने, यानी कि आपको जो जेनेटिक मटेरियल है उस प्लांट का वो चेंज नहीं करना है, आपको एज इट इज उसे उगाना है, क्योंकि उसमें क्या है, डिजायरेबल कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है जो कि आपको चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे आपने उसका कोई भी पार्ट ले लिया, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी लीफ का जो पार्ट है आपने वो वाला पार्ट ले लिया। अभी इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, जो आपने प्लांट से लिया है इसे आप कहेंगे एक्स प्लांट, यानी इसे आप क्या कहेंगे, एक्स प्लांट कहेंगे। एक्स प्लांट क्या हुआ, जो पूरा जो मेन जो प्लांट था उसके प्लांट से आपने छोटा सा एक भाग ले लिया, उस भाग को आपने क्या कहा, एक्स प्लांट कहा। अब एक्स प्लांट को आपने कहाँ डाला, एक न्यूट्रिशन मीडियम में डाला, यानी कि इस मीडियम में डाला, लेबोरेटरी में आपने क्या किया, एक मीडियम में उस प्लांट को डाल दिया, वहाँ पे क्या थे, बहुत सारे न्यूट्रिशन थे, हार्मोन्स थे, और आपने बहुत जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड था, जो भी न्यूट्रिशन वहाँ पे रिक्वायर्ड थे वहाँ पे आपने उसे डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्रीन ग्रीन जो स्ट्रक्चर है ये मास ऑफ सेल है, यानी कि इस छोटे से भाग से जो सेल हुई, सेल ने क्या की, वृद्धि होनी शुरू हो गई, यानी सेल की ग्रोथ होनी शुरू हो गई और वो मास ऑफ सेल बना देते हैं। तो ये जो मास ऑफ सेल है इसे आपने क्या कहा, इसे आपने कहा कैलस। यानी कि आपने क्या किया, प्लांट लिया, प्लांट से एक छोटा सा भाग लिया, उसे आपने एक्स प्लांट कहा, उससे आपने एक मीडियम में डाल दिया, वहां पे उसे आपने पूरे न्यूट्रिशन दे दिया, यानी जितने भी पोषक तत्व उसे उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक थे आपने सारे ही पोषक तत्व उसे दे दिए।
अब जब दे दिए तो क्या हुआ, सेल वहाँ पे ग्रो होनी शुरू हो गई, यानी ये जो छोटे से पीसेस थे सेल के, वहाँ पे क्या हुआ, सेल ने ग्रो होना शुरू कर दिया और बहुत अमाउंट में वहाँ पे सेल फॉर्मेशन हो गया, जिसे मास ऑफ सेल कहते हैं। मास ऑफ सेल को आपने क्या कहा, कैलस कहा। अब कैलस में क्या हुआ कि आपने क्या किया, कैलस को अलग अलग करके कैलस को अलग अलग कर दिया और अलग अलग आपने उन्हें रख दिया, यानी कि आपने डिवाइड कर दिया कैलस को। जब डिवाइड किया तो आपने उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन डाला, यानी कि क्या डाला आपने, ऑक्सिन यहाँ पे आपने दोनों को ही ऐड कर दिया। तो आप जानते हैं कि ऑक्सिन से किसका फॉर्मेशन होता है, किसकी ग्रोथ होती है, रूट की होती है, और साइटोकाइनिन से किसकी होती है, शूट की होती है। तो जब आपने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन डाले तो क्या हुआ, जो सेल थी, सेल से रूट भी बनी और सेल से शूट भी बनी, यानी कि जो जड़ थी जड़ भी बनी और जो तने का जो ऊपर वाला भाग होता है शूट, शूट भी बना। और इसी से क्या हुआ, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, एक नहीं बल्कि बहुत सारे प्लांट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। तो जब यहाँ पे नए प्लांट का जो फॉर्मेशन हुआ तो इन नए प्लांट को हमने क्या कहा, सोमा क्लोन कहा। सोमा क्लोन्स, यानी सोमा क्लोन्स क्या है, जो नए नए प्लांट हैं उन्हें हमने सोमा क्लोन्स का। और ये जो सारी विधि है, जो भी आपने अभी तक जिस टेक्निक के बारे में पढ़ा, इसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। तो अभी तक आपने क्या देखा, जो भी आपने यहाँ पे देखा वही आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। आपने क्या किया, एक प्लांट से एक छोटे से भाग को लिया, उसे आपने एक्सप्लांट कहा, एक्सप्लांट को आपने एक मीडियम में डाला, वहाँ पे सारे ही पोषक तत्व, सारे ही न्यूट्रिएंट थे, हॉर्मोन्स थे, जो कि सेल की ग्रोथ के लिए अनिवार्य थे। जब सेल की ग्रोथ हुई तो क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन हो गया, जिसे आपने कैलस कहा। अब आपने क्या किया, कैलस को अलग अलग कर दिया, यानी कैलस को काटा, डिवाइड किया और अलग अलग कर दिया। उसमें आपने ऑक्सिन भी ऐड किया और साइटोकाइनिन भी ऐड किया। ऑक्सिन जब ऐड किया तो रूट का फॉर्मेशन हुआ, साइटोकाइनिन जब ऐड किया तो शूट का फॉर्मेशन हुआ, और ऐसे ही करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, जिसे आपने सोमा क्लोन कहा। और इस पूरी विधि को आपने क्या कहा, माइक्रो प्रोपेगेशन कहा। तो इसी को आप पढ़ेंगे। आप देखेंगे, एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स फेल टू कीप पेस विद अ डिमांड एंड provide a sufficiently fast and efficient system for crop improvement, another technology called tissue culture got developed। यानी क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक थी, तो उसमें क्या हुआ कि जितनी हमें पैदावार चाहिए थी, जितनी प्रोडक्शन चाहिए थी, वो क्या कम हो रही थी, वो स्लो प्रोसेस थी। तो अगर जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो हमारे पास एक और टेक्निक आई जिसे हमने टिश्यू कल्चर कहा। टिश्यू कल्चर में क्या हो रहा है, टिश्यू कल्चर में आप देखेंगे कि टिश्यू कल्चर कैसे डेवलप्ड हुआ। टिश्यू कल्चर, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने उन्हें क्या किया, ये जो विधि थी इसे प्रोड्यूस किया। तो आप देखेंगे कि व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन्स, इट वाज लर्न बाय अ साइंटिस्ट, यानी ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस विधि को क्या किया, डेवलप किया ड्यूरिंग 1950s। दैट वूल प्लांट्स कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट, यानी कि पूरा जो प्लांट था वो एक्स प्लांट से जनरेट हो जा रहा था, एक्स प्लांट से बन जा रहा था। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पूरे नए प्लांट का जो फॉर्मेशन है, पूरे एक पौधे का जो फॉर्मेशन है वो एक्स प्लांट से है। अब एक्स प्लांट क्या है, एक्स प्लांट दैट इज एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रो इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी कि प्लांट का कोई भी पार्ट जो क्या हो रहा है, जो टेस्ट ट्यूब में ग्रो करा रहे हैं, यानी कि ग्रो टेस्ट ट्यूब हो गया या फिर आपने एक मीडियम में रख दिया, तो वो क्या है, जो कोई भी वो पार्ट जो एक नए प्लांट में ग्रो हो रहा है उसे हमने एक्सप्लांट कहा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक्सप्लांट क्या है, आपने पत्ती से छोटा सा एक भाग ले लिया, वही क्या है, एक्सप्लांट है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम, दिस इज द कैपेसिटी टू जनरेट अ वूल प्लांट फ्रॉम एनी सेल्स इज कॉल्ड टोटीपोटेंशी। अब आपके पास एक नया टर्म आया, टोटीपोटेंशी। टोटीपोटेंशी क्या होता है, किसी भी सेल की, किसी भी टिश्यू की वो एबिलिटी जिससे कि वो एक नए प्लांट को ग्रो करा रही है, यानी कि जो नए पौधे को ग्रो कराने की जो कैपेसिटी होती है किसी सेल की, उसे हमने कहा टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी मतलब कि एबिलिटी ऑफ अ सेल टू फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल, यानी एक सेल से कंप्लीट प्लांट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस एबिलिटी को, उस क्षमता को हमने क्या कहा, टोटीपोटेंसी कहा। नेक्स्ट आप देखेंगे, यू विल लर्न हाउ टू
accomplish this in higher classes, यानी हायर क्लासेस में आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है, अभी तो आपने देखा कि यहाँ की एक्स प्लांट से कैलस बन रहा है, कैलस से फिर सोमा क्लोन्स बन रहे हैं। अब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इसकी पूरी मैकेनिज्म देखेंगे कि ये जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है। इट इज इम्पॉर्टेंट to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose and also inorganic salt, vitamin, amino acids and growth regulators like auxin and cytokinin। यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जिस मीडियम में आप ग्रो करा रहे हो, यानी कि इस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, तो इस मीडियम में क्या होने चाहिए, कार्बन सोर्स भी होनी चाहिए, जैसे सुक्रोज भी प्रेजेंट होना चाहिए, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी, विटामिन, अमाइनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर जिसमें हमने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की बात की थी। तो इस जो ग्रोइंग जो मीडियम है इसमें सारे ही जो यहाँ पे आपको नाम दिए गए, ये सारे ही न्यूट्रिएंट यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। By application of these methods, it is possible to achieve a propagation of a large number of plants in very short duration. This method of producing thousands of plants through tissue culture is called a micropropagation. अब micropropagation क्या था? ये जो सारी ही प्रोसेस आपने पढ़ी, इस इमेज में जो भी आपने प्रोसेस पढ़ी, यानी कि आपने क्या किया, पौधे के एक छोटे से भाग को लिया, उसे आपने एक न्यूट्रिएंट मीडियम में आपने क्या किया, ग्रो कराया, उसके बाद जिसे आपने कैलस कहा, कैलस से सोमा क्लोन्स बन रहे हैं, यानी बहुत सारे पौधे जो बन रहे हैं। इस सारी जो प्रोसेस होती है, इस टेक्निक को आपने क्या कहा, माइक्रो प्रोपेगेशन कहा। नेक्स्ट आप देखेंगे, ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन। यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, इस प्लांट से इन प्लांट्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो ये दोनों क्या होंगे, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, एक ही पेरेंट से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, मिक्सिंग नहीं हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि दो कैरेक्टर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल कैरेक्टर है, सिंगल जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पे दो इंडिविजुअल का डीएनए फ्यूज नहीं हो रहा है। जब दो अलग अलग इंडिविजुअल का डीएनए फ्यूज नहीं हो रहा है तो जेनेटिकली ये क्या होंगे, ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, दे आर सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स किसे कहा गया है, जो नए जो पौधे बने हैं उन्हें क्या कहा गया है, सोमा क्लोन्स कहा गया है। Many important food plants like tomato, banana, apple, etc. have been produced on commercial scale using this method। यानी जो बनाना, एप्पल, टोमेटो ये हैं, ये सारे ही किससे ग्रो कराए जा रहे हैं, टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो कराए जा रहे हैं। तो आपने क्या देखा, जो टिश्यू कल्चर है वो क्यों कराया जा रहा है, यानी अभी तक आपको कितना समझ में आया है। तो आपने ये जाना कि जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे प्लांट का एक छोटा सा भाग लिया। टिश्यू कल्चर में क्या हुआ, हमने प्लांट का एक छोटा सा एक भाग लिया और उसे क्या करा दिया, उसे ग्रो करा दिया गया। तो जब एक छोटे से भाग से यहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बन रहे हैं, यानी जो पौधे बन रहे हैं वो हजारों में बन रहे हैं, तो आपने देखा कि एक सिंगल प्लांट से हजारों में जो पौधे बन रहे हैं, यहाँ पे जो ड्यूरेशन है यानी अवधि है वो भी कम है। और यहाँ पे यूज किसका हो रहा है, सिर्फ एक प्लांट का हो रहा है, बल्कि प्लांट के एक छोटे से भाग का हो रहा है। तो आपने देखा कि जो प्रोडक्शन हो रही है वो लार्ज स्केल पे हो रही है, यानी उत्पादन बहुत तेजी से भी हो रहा है और बहुत अधिक भी हो रहा है। तो इसी में क्या है, टिश्यू कल्चर का यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे जो ब्रीडिंग है और टिश्यू कल्चर में यही डिफरेंस है। ब्रीडिंग में क्या है, एक तो आपको दो जनकों की आवश्यकता हो रही है, दूसरा ये टाइम टेकिंग है, यानी यहाँ पे समय जो है अधिक लग रहा है। टिश्यू कल्चर में क्या है, सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता है, प्लस आपको यदि आपको जो प्लांट है आपको उसी कैरेक्टर का प्लांट अगर चाहिए तो आप टिश्यू कल्चर उसमें करा सकते हैं। प्रोडक्शन जो होता है वो लार्ज अमाउंट पे होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये आप अपनी बुक में से पढ़ भी सकते हैं और आप यहाँ पे इमेज के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टिश्यू कल्चर हो रहा है, टिश्यू कल्चर कैसे हो रहा है। साथ ही आपको कुछ वर्ड याद रखने हैं, जैसे कि टिश्यू कल्चर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। आपने एक्सप्लांट याद रखने कि एक्सप्लांट क्या होता है, टोटिपोटेंशी किसे कहते हैं, और आपको देखने कि सोमा क्लोन क्या होते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। तो इसके साथ ही आपके पास नेक्स्ट आता है, तो आप देखेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज टू रिकवरी ऑफ अ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज प्लांट इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस द मेरिस्टेम। यानी अब आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है मेरिस्टेमेटिक
कल्चर, यानी कि आपने अभी तक टिश्यू कल्चर की बात की थी, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कल्चर की बात करेंगे। यानी कि अभी तक आपने देखा कि आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी को आप कैसे बढ़ा रहे हैं कि आपने क्या किया कि टिश्यू कल्चर का यूज़ किया। अब मेरिस्टेम कल्चर की बात आ रही है तो आप देखेंगे कि इस मेथड के थ्रू क्या होता है कि जो डिजीज प्लांट होते हैं, जो डिजीज प्लांट को आप हेल्दी प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने देखा कि माना कि ये जो प्लांट है यहाँ पे पूरा क्या है, यहाँ पे वायरस लगा हुआ है, यहाँ पे वायरस आपको देखने को मिल रहा है। बट जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन में ये नहीं लगता है, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वायरस नहीं लगता है। तो आपने क्या किया कि मेरिस्टेम से यहाँ से कट कर दिया और इस मेरिस्टेम को क्या कर दिया, कल्चर कर दिया। जैसे कि हमने टिश्यू कल्चर कराया था वैसे ही हमने मेरिस्टेम कल्चर करा दिया। अब जब मेरिस्टेम कल्चर करा दिया तो क्या हुआ, यहाँ से एक पूरी साइकिल चली और यहाँ पे एक नए प्लांट का क्या हो गया, नए प्लांट का यहाँ पे जर्मिनेशन हो गया, यानी नया प्लांट बन गया। तो इससे क्या हुआ, ये जो नया प्लांट है ये वायरस फ्री है, वायरस फ्री प्लांट आपको मिला। यानी जो पहले प्लांट था वो क्या था, उसमें वायरस लगा हुआ था, लेकिन वो जो वायरस था वो मेरिस्टेमेटिक रीजन में नहीं था, यानी जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे वो वहाँ पे नहीं था। तो आपने क्या किया, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन था उसे काटा और उसे एक मीडियम में ग्रो कराया, और मीडियम में ग्रो करा के फिर क्या हुआ, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हुआ जो क्या था, वायरस फ्री था। तो ये क्या है, ये है मेरिस्टेमेटिक कल्चर। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड grow it in vitro to obtain virus free plant. Scientists have succeeded in culturing meristem of banana, sugarcane and potato. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या था कि जो यहाँ पे मेरिस्टेम था, मेरिस्टेम को क्या कर दिया, वहाँ से रिमूव कर दिया, प्लांट से रिमूव किया, फिर उसे ग्रो कराया गया। जब ग्रो कराया गया तो आपको कैसा प्लांट मिला, वायरस फ्री प्लांट मिला। तो जो मेरिस्टेम कल्चर है वो किस किस में आपको देखने को मिला, यानी कि यहाँ पे आपके पास कौन कौन से एग्जाम्पल है, बनाना है, शुगर केन है और पोटैटो है। ये जो एग्जाम्पल है ये भी आप क्या करेंगे, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, आपको पैराग्राफ में दिया गया है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, यानी कि टिश्यू कल्चर में आप क्या कराते हैं। टिश्यू कल्चर में आपने क्या किया, प्लांट के एक छोटे से भाग का आपने उपयोग किया, और उसके बाद आपने क्या किया, जो छोटा सा भाग था उसे आपने क्या कहा, एक्सप्लांट कहा। एक्सप्लांट से आपने फिर कैलस उगाए। कैलस क्या था, मास ऑफ सेल था, यानी उस छोटे से जो छोटी सी जो अमाउंट था सेल का, उससे बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो गया, कैलस हुए। कैलस से फिर नए प्लांट का यहाँ पे जर्मिनेशन हुआ, और इस पूरी प्रोसेस को हमने माइक्रो प्रोपेगेशन कहा था। तो आप जो टिश्यू कल्चर है उसे घर में भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि टिश्यू कल्चर में क्या क्या होता है। सो क्लास, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इससे आगे का जो सेशन है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।